नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर सीरीज का छठा वीडियो लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए यूपीएससी, आई आईएएस, ईपीएफओ और स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जामिनेशन है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आता है, उसको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सोल्व करने में आपको मदद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ईपीएफओ का हाल में ही 420 पदों के लिए यूपीएससी द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जिसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है ना? उसका सिलेबस लगभग यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस को लगभग टच करता है। तो इसमें जितनी भी डिस्कशन होगा लगभग आपको ईपीएफओ में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको मदद मिलेगा। दोस्तों एक बात और, जो अभी व्यूअर अभी जो वीडियो अभी देख रहे हैं, नए नया नया इस बार से जुड़े हैं, उसको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाएँ। इससे पहले 5 सीरीज़ कांसेप्ट क्लियर का बना हुआ है और आप लोग उसको देखें और बात देखें और समझें और आगे बढ़ें, ताकि आपको आसानी से अपना कांसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। इसके आईएमएफ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, ठीक है? इसके बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना? आईएमएफ में एसडीआर क्या होता है? आईएमएफ किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है ना? भारत तथा आईएमएफ के बीच रिलेशन कैसा है? और इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन को आपको जवाब मिलेगा। चलो चलो दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, जो भी पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, 5 वीडियो देखे हैं, उन सबको लिए उन लोगों को पता होगा कि सीरीज़ में किस तरह चल रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डब्ल्यूटीओ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। डब्ल्यूटीओ का एक अच्छा लेक्चर बना हुआ है। जो अभी अभी नए से इस चैनल में जुड़े हैं, उनसे गुज़ारिश है कि वो प्लेलिस्ट में जाएँ या डब्ल्यूटीओ और आईपीआर के को वीडियो देखें और समझें, ताकि आपको आसानी से इस वीडियो को लिंक करने में आपको तकलीफ नहीं होगा। आप आराम से किसी वीडियो को लिंक कर लेंगे और समझ में आएगा, ठीक है? इससे पहले अब इसमें हम लोग अगला टॉपिक है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पढ़ने से पहले हम लोग एक कांसेप्ट क्लियर किए थे दोस्तों, जिस कांसेप्ट का नाम था ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स दोस्तों, इसमें ये बताया गया था ब्रेटन वुड्स का कैसे विकास हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़े, इसके स्थापना के पीछे क्या कारण था, ये सब इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा। आप लोग देखें और देख के कांसेप्ट क्लियर करें। क्योंकि अभी हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएमएफ, ठीक है? आईएमएफ पढ़ना है। आईएमएफ के बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग का सीरीज चलेगा। चलिए, आप लोग आईएमएफ पढ़ने से पहले एक छोटा-सा क्वेरी था। इसमें ये था कि बहुत सारे लोग को ये पता है नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए नोट्स बनाने के सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। कि मान लो ए4 साइज़ का ही पेपर है, ठीक है? फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, एक ए4 साइज़ का पेपर ले लो, ठीक है? इसके एक 1/4 स्केल से आप लोग ये ड्रॉ कर लो। कुछ लोग ए साइड ड्रॉ करते हैं, कुछ राइट राइट करते हैं, कुछ लेफ्ट करते हैं। तो जो राइट करते हैं, वो राइट में करें, जो लेफ्ट में करते हैं, जो लेफ्ट में करें। अब मान लो जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ इसमें पूरा आप लिखते हो, जो भी लिख रहे हो। मान लो जितना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अब 100 हो गया, मान लो कि टोटल 80 पेज का नोट्स हो गया, 100 पेज का नोट्स हो गया। एग्ज़ामिनेशन टाइम में तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब रिवीजन कैसे करोगे? अब मान लो ये 100 पेज का मतलब 100 वर्ड्स का नोट्स है, आपको तो एग्ज़ामिनेशन पेज में पूरे 100 पेज का रिवीजन तो नहीं कर पाओगे ना। तो ये जो आपने 100 वर्ड्स लिखा है, ठीक है? इसमें आपने जो 100 वर्ड्स लिखा है, क्या करो कि इसका जो की पॉइंट है, मान लो कि ये मेरा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पेन डाउन कर लो। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको यहाँ पेन डाउन कर लो। ये चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे, कहने का मतलब 5 से 10 पॉइंट इस एरिया में शॉर्ट नोट्स हैं, 5 से 10 पॉइंट आप लोग नोट कर लो। इससे होगा क्या दोस्तों कि कहीं न कहीं आपको इस एग्ज़ामिनेशन टाइम में कम समय में रिवीजन करना होगा। जब आप मेंस लिखोगे, पीटी देने जाओगे, उस समय आप बिल्कुल 100% सच है कि आप पूरे तरह से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आप ये लिख के ले लो, ठीक है ना? क्योंकि यार इतना पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन है। अब मान लो 100 ही पेज का कॉपी हो, तब 10 कॉपी नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि 10 पॉइंट, 5 पॉइंट आदि शॉर्ट नोट्स आप बनाए हो, तो उसको ईज़ी वे में आप लोग रिवीजन करके एग्ज़ामिनेशन टाइम में
आप जा सकते हो। इसी तरह मतलब हर वीडियो में कुछ न कुछ नया ट्रिक मैं बताता रहूँगा, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। आप लोग बस जुड़े रहिए, आप इतना विश्वास करो दोस्तों कि आपसे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ, ठीक है ना? ताकि आपका कम समय में ज़्यादा आपको चीज़ें मिल सके, ठीक है? क्योंकि आप देखो आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ पढ़ा रहा हूँ। देखो बहुत सारी किताब मिलेगा मार्केट में, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत बहुत कुछ मिलेगा, मगर एक जगह पे आपको इतना सिंक्रोनाइज़ वे में, एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ आईएमएफ के नोट्स नहीं मिल पाएगा। आप इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो पूरा देखो आप, वीडियो पूरा देखने के बाद पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू में, कहीं से ज़रा-सा भी आईएमएफ में आपको तकलीफ देने वाला नहीं है। इसको आराम से देखो और आप विश्वास करो दोस्तों, आपसे ज़्यादा हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग इत्मीनान से वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया आप पीटीज़ क्वालीफाई कर जाओ, मेंस क्वालीफाई करो और सफलता लो। चलो दोस्तों देर नहीं करते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसा पता है दोस्तों आज हम लोग आईएमएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आईएमएफ की स्थापना कब हुआ? आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुआ। अब आईएमएफ का टोटल मेंबर मेंबर कंट्री कितना है? तो टोटल इसके मेंबर कंट्री है 189 है। तो इसमें ध्यान देखना 189 है दोस्तों, भारत सहित है। टोटल भारत को मिलाकर 189 है। अब इसमें एक जो नायरू है जो अभी 189 इसको मिलने से 189 हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि यदि नायरू जो अभी जुड़ा है, चाहे कोई भी एक्स-वाई-जेड कोई भी दोस्त आईएमएफ का मेंबर बनेगा, तो आप ये जान लो कि जब कोई भी आईएमएफ का मेंबर होगा तो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर होगा। ये ऑटोमेटिक है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना कि चूँकि ट्विन बताए थे, आपको वहाँ आगे ट्विन की आपको आगे बताए थे कि ब्रिटेन बेड के कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो वहाँ बताए थे कि ये ट्विन 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 कहा जाता है, ठीक है ना? तो क्यों कहा जाता है? जब किसी को आईएमएफ का मेंबर मिल गया, किसी को आईएमएफ का मेंबर मिल गया, तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर मिलना तय है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखो, अब आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है ना? अब आईएमएफ का मुख्य कार्य हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए सदस्य राष्ट्र कितना 189, ठीक है? जितने मेंबर कंट्री 189 को ऋण देना या ऋण उपलब्ध करवाना। अब ऐसे समझो, मान लो कोई ऐसा देश है जिसको मतलब कि समस्या है, 189 मेंबर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको बहुत सारी समस्या हो गया, गरीबी, भुखमरी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में बहुत सारी समस्या होता है, तो उसमें क्या करेगा? ये डायरेक्ट आईएमएफ के पास जाएगा, कहेगा भाई साहब मेरे को तो इतना पैसे की ज़रूरत है, आप मेरे को इतना लोन दो, इतना पैसे दो। तो उस समय आईएमएफ क्या करेगा? उससे लोन देगा और लोन उपलब्ध कराएगा। तो समझ गए हैं? क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में आपको ये ऋण देता है। क्लियर? आगे बढ़ें? आप इसके कार्य क्षेत्र में उन सभी वित्तीय और समष्टिगत आर्थिक मुद्दे हुआ इंक्लूडेड इकोनॉमिसी का समावेशन किया जाता है। समावेशन का मतलब हुआ यहाँ फाइनेंस इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या है कि इसके कार्य क्षेत्र में सभी वित्तीय और समष्टिगत आर्थिक मुद्दों को समावेशित किया जाता है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, जो ताकि ग्लोबल स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सके, ठीक है ना? अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब दोस्तों अब देखो आईएमएफ की मुद्रा क्या है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन पूछ देगा कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है? तो आईएमएफ का मुद्रा होता है एसडीआर, क्योंकि स्पेशली से मान लो कि इंडियन के रुपीज़ है, यूएसए का डॉलर है, ठीक है ना? जापान का येन है, ठीक है ना? इस तरह बात के मत आईएमएफ का क्या है? इसका बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर का मतलब हुआ स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है ना? स्पेशल ड्राइंग राइट हो गया। इसमें अब इसमें कहते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1969 में क्या शुरुआत की गई थी? पहला था पेपर गोल्ड, दूसरा था सिंथेटिक करेंसी, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी और अकाउंटिंग करेंसी और क्यूसी करेंसी। ये जो है एसडीआर का एक प्रारूप है, ठीक है? क्लियर? ये 5 तरह का था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें है देखिए एसडीआर के मूल्यांकन करने के लिए 4 मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए जनरली 4 मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 4 अक्टूबर 2016 को 4 अक्टूबर 2016 को रेनबी अत आरएमबी, इसको रेनबी बोलते हैं, को सम्मिलित किया गया। तो पहले 4 था, 4 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? अब 5 हो गया, ठीक है ना? पहले कितना 4 था और उसके बाद अब कितना हो गया 5, कितना 5 कितना कब हुआ?
1 अक्टूबर 2016 के बाद एक और जुड़ने से टोटल कितना हो गया 5। तो याद रहेगा कि एसडीआर मूल्यांकन करने के लिए कितने मुद्राएं हो गया, तो 4 की जगह पे 5। हम 5 लिख सकते थे मगर हमने इसलिए नहीं लिखा कि आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर करें कि 1 अक्टूबर 2016 को रेनबी, अब रेनबी कौन है, चीना का, चाइनीज है, ठीक है ना, ये चाइना की है, तो उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। अब टोटल, अब देखो, अब इसको समझने के लिए देखो यहाँ करेंसी दिया गया है और यहाँ वेटेज है, ठीक है ना, इसको आराम से समझना है। अब यूएसए का डॉलर है, तो इसका कितना 41.37% है। अब देखो 41.3% है किसका है, अमेरिका का है। तब यहाँ क्वेश्चन उठता है ना कि अब सबसे ज्यादा डेटा देख रहे हो आप, ये डाटा देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से लेकर नीचे जा रहा है, देखो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका दिख रहा है आपको, 41%, ठीक है ना। अब 41.3% है, तब वाजिब सी बात, जब अमेरिका के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, सबसे ज्यादा उसने पैसे दिया है, तो उसका दबदबा ज्यादा तो रहेगा आईएमएफ में। तो आईएमएफ में जब दबदबा रहेगा तो आईएमएफ के ऑटोमेटिक बात हो गया ना कि उसका ज्यादा बात माना जाएगा। आप ऐसे समझो, आप घर के आप मेंबर हो, घर के 10 मेंबर आप में है, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना, आप सबसे ज्यादा आपका इनकम है, तो आप ज्यादा घर में पैसे दे रहे हो, तो घर का जितने भी मेंबर का झुकाव, आप जितने भी नो रेस्ट मेंबर आपके प्रति झुकाव होगा, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है, यूएसए का ज्यादा पैसा दिया इसलिए आईएमएफ में ज्यादा दबदबा है। ओके, अब एक दूसरा है ईरो। ईरो को देख लें, 30.93% है। अब यूरोप देखो, यूरो में कौन कौन सा है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन इसको बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन के 19 कंट्री है, ठीक है, इसको यूरोपियन यूनियन कंट्री करते हैं, जिसमें जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, आइसलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है, सबको मिलाकर टोटल 19 कंट्री है ना, इसकी ये मुद्रा है यूरो, ठीक है ना। टोटल इसका पार्टिसिपेंट कितना है, 30.93%। ओके, अब रेनबी हो गया, रेनबी देख लो, रेनबी किसका है, चाइना का, याद रखना, एमसीक्यू बनेगा ये, ठीक है ना। तो, किसका है, रेनबी है चाइना के, तो 10.92%। ओके, अब इसी तरह देखो एन किसका है, एन है जापान का, इसका पार्टिसिपेशन कितना है, 8.33%। अब एक देखो पाउंड है, ठीक है, पाउंड का कितना है, पाउंड का 0.809%। अब देखो पाउंड पाउंड को थोड़ा समझो एक, हाँ सा, तो पाउंड के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, तो इसमें आ जाता है यूके आ जाता है, फिर लेबनान आ जाता है, ठीक है, सीरिया आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो इनको मिलाकर इसको पाउंड कहा जाता है, इन सब मिलाकर टोटल करेंसी है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ का फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब काम क्या है, आईएमएफ क्यों बनाया गया था, इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों इसको आसानी एक एक बार के सब 5-6 पॉइंट में समझते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना। आप मौद्रिक मॉनेटियर को जो मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना, ट्रेड को बैलेंस करना, एवं विनिमय दरों को स्टेबलाइज करना, मतलब एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना, ठीक है ना, स्थिर करना, ठीक है ना। अब दूसरी बात चल रही है कि विनिमय प्रतिबंध, जो रिस्ट्रिक्शन को समाप्त तथा बहुपक्षीय भुगतान को व्यवस्था करना। अब कहता है जो विनिमय, जो एक्सचेंज पॉलिसी है, उसको रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करना, ठीक है, जो एक्सचेंज होता है उसको रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करना। प्लस पहले क्या होता था, मल्टीलेटरल, हम लोग को बायलेटरल होता था। बायलेटरल मतलब वन वे, एक एक कंट्री दूसरे कंट्री, या मल्टीलेटरल में बहुत कंट्री के साथ एक बार क्या होगा, व्यापार किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए होगा। अब चौथा देख लीजिए हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस समस्या को स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता को उपलब्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट को निपटारा करना। अब जो भी क्राइसिस, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्राइसिस आएगा, उसको समय रहते हुए संकट को किस प्रकार निवारण किया जाएगा, जितनी भी मेंबर कंट्री हैं और जो भी ज़्यादा अंशदाता, उस पर बैठक की जाती है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या को सदस्य देशों के साथ आर्थिक कॉपरेशन तथा उसमें जो हो रहा है समस्या, उसको समाधान करना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो की पॉइंट है दोस्तों, इस की पॉइंट को समझने से पहले हम लोग तीन तीन पिक्चर को देखेंगे। पहला पिक्चर ये देखते हैं, जो पहला क्रिस्टिलिना जो है, क्रिस्टिलिना अभी वर्तमान में आईएमएफ की मेंबर है, ठीक है ना, ये रही क्रिस्टीना, ठीक है ना, मेंबर है। अब एक है आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, ये देखिए शशिकांत दास सर हैं,
जो आरबीआई गवर्नर हैं। एक मैडम सीतारमन जी हैं, सीतारमन अपने वित्त मंत्री हैं। ये पिक्चर दिखाने का मेन पर्पस ये था दोस्तों कि ताकि आप विजुलाइज करें, ठीक है ना। पहले देखो यदि आईएमएफ के पहले पर्सन के बाद जूलिया गिलार्ड बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप ना याद करके आप क्या वर्तमान समय में चेंज हो गया तो इसको याद रखें। तो पिक्चर दिखाने से कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में चीजें क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपको याद आएगा, ठीक है ना। शशिकांत दास जी, सीतारमन, आप देखो इसको की पॉइंट बताने का मेन मकसद क्या है, आप समझो इसको। आईएमएफ के बोर्ड में, ठीक है ना, आईएमएफ का जो बोर्ड होता है, किसी भी कंपनी का एक बोर्ड होता है, उसी तरह आईएमएफ के बोर्ड में भारत की ओर से वित्त मंत्री, ठीक है, पदेन गवर्नर, मतलब जो होता है ना सिक्योरिटी गवर्नर, जो मतलब जो होता है ना पदेन गवर्नर का मतलब, पदेन गवर्नर कौन होगी, सीतारमन होंगे, ठीक है ना। तथा जबकि आरबीआई के वैकल्पिक गवर्नर होता है, तो जब भी आईएमएफ का कोई बैठक होगा तो अपने वित्त मंत्री सीतारमन और बात के मतलब शशिकांत दास जाएंगे, ठीक है। सारा काम काज तो सीतारमन जी को करना होगा, मगर जितना भी मतलब स्ट्रक्चर होगा, ड्राफ्ट बनाना, सब इनके अनुसार काम करेगा। ये हो गया। अब यहाँ एक दूसरा पॉइंट क्या है, आईएमएफ के रोजाना मतलब डेली कामकाज प्रबंधन निर्देशक देखता है, डायरेक्टर देखता है, ठीक है ना। जो निर्देशक मंडल का एक चेयरमैन, चेयरमैन तो जो आपको बताए थे, क्रिस्टा लीना है, जो वर्तमान समय में, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईएमएफ में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है अरविंद बिरमानी, ठीक है ना। ये कार्यकारी निर्देशक हैं, ठीक है ना। अब कार्यकारी निर्देशक ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, एक बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है, चीन आ जाता है, ठीक है ना। जो कि ये भारत के ही द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, तीनों है ना, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश है, ये भारत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं, मत अरविंद बिरमानी जी हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप, आप तो यहाँ देख लिए, बट यहाँ थोड़ा सा आपको यदि एक स्मार्ट बच्चा होगा ताकि एक क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये महाद्वीप शब्द क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। तो आप टेंशन ना लो, आज इसके मैप के थ्रू हम आप लोग बताते हैं। अब देखिए, अब भारतीय कॉन्टिनेंट कौन कौन सा है, ठीक है ना। भारतीय जब कॉन्टिनेंट की बात आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की बात आएगा, सब कॉन्टिनेंट की जब बात आएगा, तो आपको समझना जो भारतीय महासागर है, जैसे देख लो, ये मान लो इंडिया का नक्शा है, सही नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। अब यह हो गया श्रीलंका, ठीक है। अब ये पॉक ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है, जो इंडिया को और श्रीलंका को अलग करता, नक्शा सही नहीं बट काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया देखो इंडियन ओशन, ठीक है, ये सब हो गया टोटल इंडियन ओशन, ठीक है, भारतीय महासागर, ठीक है ना, इसको इंडियन ओशन हो गया। तो ये जो देख रहे हो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा होता है, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, अपना भारत देश हो जाएगा, मालदीव होगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका। और दोस्तों ये जो सब कॉन्टिनेंट है, गोंडवाना लैंड का है। जब दोस्तों जब मैपिंग का क्लास मैं लूंगा तो गोंडवाना लैंड क्या है, सुंडा लैंड क्या है, सब कुछ मैं आके आके सब बताऊंगा। इसे दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अब इसको दोस्तों जो गोंडवाना है, जब मैं मैपिंग का क्लास करवाऊंगा तो पूरा क्लियर करूंगा। चलो यहाँ थोड़ा सा एक मैपिंग किस तरह इसको टोटल जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, थ्रू हम लोग मैपिंग के थ्रू हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब चलो मैप पे आ जाते हैं हम लोग। पहला इसमें देख ले थोड़ा, चलो इसको जूम आउट करके हम लोग देखते हैं। देखो देखो, ये हो गया आपको दोस्तों बांग्लादेश, ठीक, ये देख रहे हैं, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। ये हो गया आपका भूटान, ठीक है। दूसरा हो गया काठमांडू, चलिए अपना प्यारा देश भारत हो गया। और ये हो गया अपना पाकिस्तान, जो पड़ोसी है अपना ये, ठीक है ना। अटल बिहारी के अनुसार बात के मतलब हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं, बस पड़ोसी नहीं बदल सकते, बात सही है। इसलिए पड़ोसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस पाकिस्तान इतना बदमाश है कि मानता है कहाँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा है मालदीव, ठीक है ना, और श्रीलंका। अब इसको देखिए मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है ना, जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ जितने भी कॉन्टिनेंट था, अब देखिए हम जितने भी कॉन्टिनेंट था, हम इसको दिखा देते हैं आपको। ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश हो गया, ओके। इसके बाद नीचे आए हम लोग, मालदीव हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, यहाँ काठमांडू, नेपाल नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ हो गया भूटान हो गया, ठीक है, ये हो गया। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अपना प्यारा भारत इंडिया है ये, और ये देखो अपना इंडियन ओशन, ओके, ये है इंडिया ओशन, और यहाँ पाक स्टेट है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें। इसी तरह मैप को आपको देखना है, जब भी कुछ छोटी चीज आए
तो छोटी-छोटी चीज़ों भी आपको क्लियर करना है, तब जाकर आपको कांसेप्ट बनेगा, तब जाकर आप चीज़ होगा। मान लो कब क्वेश्चन पूछ दिया कि दोस्तों कि कभी मान ली पीटी में क्वेश्चन पूछ दिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन-कौन सा है? अब इंडियन पूछ देगा सब कॉन्टिनेंट में कौन-कौन सा है? तो आपको दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना चाहिए। वहाँ थोड़ी पता है कि अरे हमने सब देखा नहीं, नहीं। आपको सब कॉन्टिनेंट आपको याद रखना चाहिए और जिस तरह आपको मैप देखें, आप मैप को एक बार ज़ूम करके आपको एक बार देखना है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया कोटा एंड रैंक, ठीक है? इसको समझना है। माने भारत का कोटा एवं रैंक, ठीक है ना? आईएमएफ अपने सदस्य के कोटा को प्रत्येक 5 वर्षों के लिए समीक्षा करता है। अब क्वेश्चन यहाँ आएगा कि जितनी भी यहाँ आईएमएफ के सदस्य हैं, वो अब कोटा के लिए कितने वर्षों के लिए समीक्षा करता है? तो कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए। मगर यहाँ जो पहली समीक्षा की गई थी 2000 पिछली जो समीक्षा की गई सॉरी पिछली समीक्षा जो की गई 2010 में की गई थी, ठीक है? और उसी 10 का ही डाटा लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? जब आगे कुछ आएगा तो आगे कुछ होगा तो मैं इसको करंट में इसको अपडेट करवाऊँगा। फिर जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग एक ए4 साइज़ पेपर लेंगे और इस तरह से आधा इधर इधर से बात को मैं छोड़ देंगे ये और छोड़ करने के बाद जो भी अपडेट होगा फिर इधर आप पॉइंट को अपडेट कर सकते हैं, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भारत का कोटा बढ़कर कितना हो गया है? 2.35%, पहले कितना था? 2.44%, ठीक है ना? अब इंडिया का रैंक कितना हो गया? 8 हो गया, पहले कितना था? 11 था। तो कहीं न कहीं अब भारत का कोटा ठीक-ठाक हो गया है। एसडीआर का कितना है? 13,114.4 मिलियन एसडीआर है। भारत इतना पार्टिसिपेट किया, अंश दिया है किसको? आईएमएफ में, ठीक है? अब आगे क्लियर इसका क्लियर होगा। अब देखो वोटिंग राइट क्या होता है? जितना पैसे जमा करते हो दोस्तों आईएमएफ में, उतना वोटिंग राइट होता है, ठीक है? पहले कितना था अपना? 2.3 था, अब कितना है? 2.67 है, ओके? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ईएफएफ, ठीक है ना? ईएफएफ मतलब कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसका मतलब है कि एक बार कोई सदस्य देश जब आईएमएफ के साथ ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर कर देता है, तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आईएमएफ के जो ईईएफ है, यदि आप किसके अंतर्गत आप सिग्नेटरी कर देते हो, हस्ताक्षर कर देते हो, तो जो भी मेंबर कंट्री है, याद रखें मेंबर कंट्री कर्ज ले सकता है। क्लियर? अब यहाँ पूछता है क्या भारत समझौता किया था? हाँ, बिल्कुल किया था। कब हस्ताक्षर किया था? 1981 से लेके 82 में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि आखिर क्यों हस्ताक्षर किया था? दोस्तों उस समय भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन काफ़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। नाजुक स्थिति का मतलब हुआ ये कि बहुत चरमरा गया था, बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रहा था। तो परिणाम स्वरूप जो भारत सरकार द्वारा द्वारा आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा। देखो कर्ज लेना बहुत बुरी बात होता है दोस्तों, ठीक है ना? किसी भी राष्ट्र के लिए यदि किसी से कर्ज लिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसको साख पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? जब हम आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ाया जाएगा उसमें आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अब चलो उस बात को छोड़ते हैं। आईएमएफ कर्ज कब लिया? 1981-84 लिया एसडीआर 3.9 अरब का। दूसरी बार कब लिया गया? 1991 लिया गया एसडीआर 3.56 का। ये टोटल कितनी बार लिया गया? क्वेश्चन बनेगा 2 बार। डेट याद रखना है, पीटी के लिए चूँकि आप पीटी देने जाओगे तो कहीं न कहीं पूछेगा, तो ये दोनों डेट याद रखना, ठीक है? इससे बेटर है ना कि जितना मैं बता रहा हूँ ना, आप एक पेन लेकर बैठो। कॉपी पेन लेके करो और लिखते जाओ। जो-जो आपको पॉइंट लग रहा है लिखते जाओ। चूँकि होगा क्या कि फिर एक अभी लग रहा है कि आपको याद हो गया, मगर एक आने वाले समय में आप चीज़ों को भूलोगे, जो सही नहीं है। एक बार चूँकि बार-बार चीज़ों को वीडियो देखना पॉसिबल नहीं, इसलिए बेटर है कि आप पेन लेकर बैठो और उसको पेन डाउन करते जाओ। जो भी हो रहा है छोटा-छोटा चीज़ पेन डाउन करते जाओ, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 बार हुआ, एक 84 में, एक 91 में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आईएमएफ के आईएमएफ से लिया गया कर्ज को चुका दिया गया। कहने का मतलब जो भारत ने 2 बार कर्ज लिया था, उसको चुका दिया गया है। अब चुकाने के बाद अब सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि भारत अंशदाता है। अंशदाता का मतलब यही समझ लो दोस्तों कि बताए थे ना कि 2.7% भारत का योगदान है। अब योगदान टोटल रैंक कितना हो गया? 8th हो गया। 11 से कितना हो गया? 8 हो गया। जैसे कि पिछले स्लाइड में हम बता चुके हैं। आप ऐसे समझो कि 2.7% का मतलब क्या हुआ? जैसे करेंसी हो गया, ये हो गया, वेटेज हो गया। अपना इंडिया को क्या होता है? यहाँ रुपीज़ आ जाएगा। मान लो इंडिया का लिखना है तो रुपीज़ हो गया। अब
अब मान लो कि यहाँ कितना कर देंगे 2.75, ठीक है ना, एक आ गया ना, तब ये इंडियन रुपीज हो गया यहाँ, तब अब इंडिया कहेंगे पार्टिसिपेशन कितना है, तो 2.75%। इसी तरह होता है, जैसे मान लो कि यूएसए का इतना है, इसका 30 इतना है, एनबी का 90 पॉइंट इतना है, तो इस तरह बात के मतलब अंशदाता होता है। समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत का भुगतान संतुलन बहुत मजबूत स्थिति में है, ठीक है ना, और विदेशी मुद्रा भंडार भी सहज है। अब विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है, ठीक है ना। क्यों निभाता है, जैसे मान लिया हमको तेल लेना है, हमको ऑयल लेना है, या कोई चीज़ किसी ट्रेड करना है, तो विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तब। अब इसी भंडार में डॉलर होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, और तरह-तरह के पेपर होता है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स सेक्शन में जब बात करेंगे, तो यहाँ इस सेक्शन को बात किया जाएगा। विदेशी मुद्रा में भंडार बताता, मगर वीडियो कहीं न कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमें शॉर्ट में जाना पड़ा। बस फिलहाल इतना विदेशी मुद्रा समझ लो कि ये गोल्ड हो गया, मतलब डॉलर हो गया। अब डॉलर क्या हो, जैसे मान लो जितने जितने भी मतलब हम लोग का रेमिटेंस आता है सऊदी अरबिया से, और जितने भी माइग्रेंट है सब भेजता है, डॉलर में भेजता है, उसको हम लोग के पास उसको रिजर्व में रखा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा होता है। अब मान लो हम लोग जब तेल खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा से दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों है कोटा रिफॉर्म। कोटा रिफॉर्म क्या है, इसको देखते हैं। आईएमएफ के कोटा रिफॉर्म एसडीआर 2385 बिलियन से बढ़कर एसडीआर 437 बिलियन हो गया। इसका कहने का मतलब कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो गया। इस प्रकार आईएमएफ का सोच लगभग दुगना हो गया है। पहले कितना था, 2 था, अब लगभग कितना 4 हो गया, तो बढ़ गया ना। तो इससे क्या होता है, कहीं न कहीं आईएमएफ अपने आप को जिस समय फॉर्मेशन हुआ था, उसकी स्थिति पूरी तरह से मजबूत होते जा रही है। ये डेटा रटना नहीं है, डेटा रटने का डेटा बस ये दिया गया है कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो। समझ गए? डेटा ये बिल्कुल नहीं रटना, बस इतना समझना कि जब से फॉर्मेशन हुआ है, तब से इसकी सोर्स का हो गया है जो दुगना हो गया है, ठीक है ना? तो दुगना होने का मतलब आईएमएफ का जो है कहीं न कहीं स्टैंडर्ड बढ़ा है, मजबूती अस्तित्व पे गया है, ठीक है ना? इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों का कोटा भी बढ़ा है। अब मान लो कि इंडिया अभी कितना 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट समथिंग था, अब 2.355% दे दिया। अब हो सकता है कुछ दिन के 3% दे देगा, तो बढ़ रहा है ना? तो इंडिया तो बढ़ा रहा है हिंदुस्तान, बट जब ये बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिक आईएमएफ को तो बढ़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है। चलिए ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, विकासशील राष्ट्रों के पक्ष में 6% अतिरिक्त कोटा हस्तांतरित की गई है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ब्राजील, भारत, चीन, रूस आईएमएफ के सबसे बड़े 10 राष्ट्रों में शामिल है, 10 राष्ट्रों में शामिल है। अब कैसे, अब देखो ब्रिक्स समझो, BRICS, ठीक है ना। 5 को मिलाकर ब्रिक्स बना है, ठीक है ना। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसको साउथ अफ्रीका हटा दो, ये तीनों मिलाकर ब्रिक्स कंट्री है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रिक्स कंट्री। यदि साउथ अफ्रीका हो जाता तो 5 हो जाता, ठीक है ना। इस तीनों को मिलाकर 10 राष्ट्रों के बराबर पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। अब एक्जीक्यूटिव बोर्ड 24 सदस्य जो पूर्ण रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, इसको इलेक्टेड किया जाता है एक्जीक्यूटिव बोर्ड को, ठीक है, जितने भी वहाँ मेंबर है। ओके। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये तो जितना भी बात के मतलब जितना भी हमने आईएमएफ से जितना भी आईएमएफ के रिगार्डिंग में जितना भी कंसेप्ट था, फैक्ट था, पीटी मेंस इंटरव्यू को लेकर आपको हमने बता दिया। अब बस आवश्यकता आपको इस बात की लेकर है कि आप उसको पेन डाउन करें, रिवीजन करें। इससे इतना विश्वास दिलाते हैं कि चाहे आप किसी भी पेपर पीसीएस का पेपर दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आईएएस के पेपर दे रहे हैं, यदि इससे क्वेश्चन आ गया तो गलती होने की संभावना ही नहीं है। बस इतना जान लो। और इससे बेस्ट मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारा मैगजीन बुक और जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी सारा कुछ सम्मिलित करके ये नोट्स बनाया गया है, ठीक है ना। इससे बेटर नोट्स आपको मार्केट में हमको 100% दावे के साथ कह सकते हैं नहीं मिलेगा। एक जगह खास करके आईएमएफ के लेकर चाहे जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको जितने भी डिफरेंट बुक है, डिफरेंट नोट्स का ये कलेक्शन है, ठीक है ना। इसमें आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ताकि आप भटके नहीं, या कम समय में आपको ज़्यादा सोर्सेज मिल पाए। अब इसमें दोस्तों आईएमएफ का अब आजकल यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक होते जा रहा है, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दिया है, ठीक है ना।
पहले क्वेश्चन क्या होगा मैं बाद में बताऊँगा। अब रिपोर्ट और इंडेक्स क्या है? जैसे देखिए आईएमएफ द्वारा 2 रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है ना? पहला है ग्लोबल फ़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आएगा, आईएमएफ द्वारा जारी किया जाएगा। और दूसरा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट। कौन जारी करता है? तो आईएमएफ। तो यहाँ समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कौन जारी करेगा? तो मारना है आईएमएफ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करेगा? आईएमएफ। इस तरह जैसे मान लीजिए डब्ल्यूटीओ को नहीं बता पाए, बट अब वर्ल्ड बैंक पढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक जितना भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा कितना भी जारी किया जाता है, इसी में सम्मेशन किया जाएगा ताकि आपको अलग से नोट को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर भी हम आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि एक पेज हमेशा जो भी जैसे मान लो कि हमने डब्ल्यूटीओ पढ़ाया तो एक पेज छोड़ दें, ठीक है ना? दूसरा बुलेटिन बोर्ड पढ़ाएँ, उसमें एक टॉपिक छोड़ दें। तीसरा हमने आईपीआर पढ़ाया तो एक पेज छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो भी आईपीआर संबंधित, डब्ल्यूटीओ संबंधित जो भी कुछ भी करंट डेवलपमेंट होगा, उसको मैं बताऊँगा कि हाँ, जोड़ लेने के लिए जोड़ लेंगे। इसी तरह अभी मैं इसको पढ़ाया तो इसमें भी एक पेज छोड़ दें। चलिए, अब देखिए आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? हम चाहते हैं आप लोग को 2 मिनट वीडियो को पॉज़ करके 1 मिनट वीडियो पॉज़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए पॉज़ करके वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है, ठीक है ना? अब देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है ना? विश्व बैंक। अब ये समझना होगा दोस्तों कि आपको ये लगेगा कि बात का मतलब विश्व बैंक भी हो सकता है। जब अभी तो पढ़ लियो इसलिए तो लग जाएगा कि नहीं हम बना लेंगे। मगर आपको उस समय ऐसा लगे कि लगता है कि संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है, विश्व बैंक भी होगा, इकोनॉमिक फोरम भी हो जाएगा। मगर दोस्तों इसका आंसर कौन-सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी तरह मतलब कि जो भी टॉपिक होगा जिससे जितना क्वेश्चन पूछा गया आईएएस, पीसीएस में सबको लेकर हम फिलहाल तो अभी आईएएस का डाले हैं, फिर कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे पीसीएस को भी डालें, ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो को पढ़िए, आप बहुत सारा एन्जॉय कीजिए और लॉकडाउन में बिल्कुल तरह से एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? जितना पढ़ाई होता है आप लोग पढ़ाई करें, जितना हो सकता है देखो, चूँकि बुरे वक़्त होता है दोस्तों, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आप लोग एकदम मन को शांति करके अभी बहुत अच्छा टाइम है ये यूटिलाइज़ करने के लिए, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो कहीं न कहीं बात का मतलब अभी जो अभी देखो, ऐसे समझो, मान लो कि अभी आईएएस का पेपर टल गया है, ठीक है ना? बीपीएससी का पेपर टल गया है, यूपीपीसीएस का पेपर जितने भी पेपर लगभग टल गया है। तो ये जो पेपर है इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ कैसे करें? मैं बता रहा हूँ आपको कि अब जैसे मान लो कि अभी पता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, चूँकि अभी मान लो अभी घर में रहने की तो आदत नहीं है था, बट क्या करो कि पेपर है, पेपर को लेकर आपको आराम से पढ़ा जितना हो सके 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप लोग इसको ये जो अधिक समय की यूटिलाइज़ कर लियो, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका होगा। आने वाला समय में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। इसलिए आप लोग को हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को जितना ज़्यादा आप लोग यूटिलाइज़ करें, जितना ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझें, जितना बार कि जो आपका देख लो कि आपका जो पोर्शन मान लो इकोनॉमिक है, पॉलिटी है, साइंस टेक है, जो भी है करंट अफेयर है, जो भी टॉपिक है उसका आप लिस्ट बनाएँ, ठीक है? और उसको लिस्ट बनाकर जैसे मान लो पॉलिटी किसी की दिक्कत है, तो जो टॉपिक है उसको लिस्ट बनाओ, उसको पेन डाउन करो और उसको आप पढ़ो, बार-बार पढ़ो। क्योंकि एट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने के लिए आज जब पेपर दोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये सब चीज़ था। और एक चीज़, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएँ। नोट्स बनाने से क्या होगा कि एग्ज़ामिनेशन टाइम में कम से कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएँगे, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन आप बाकी छोटे-छोटे चीज़ों आप जुड़ते रहो। आप फिर हम आपको बताएँगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना? इससे पता चलेगा ना कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। देखिए पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करें, ठीक है ना? ताकि हमको पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या सही में आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। क्या समस्या है, क्या परेशानी है आप, तो इससे हमको कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलेगा ताकि और अच्छे से आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो बनाएँ। अब तक आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आप लोग अपना ख़्याल रखें, खुश रहें